छोटे बच्चे और बच्चियों पे हो या बेटे और बेटी, मेरी उम्र जो 52 वर्ष है। मैंने आप पे इस उम्र से निकलते हुए बहुत से उतार चढ़ाव के बाद ये ज़िंदगी देख ली, ठीक है ना। तो मैं जहाँ आज खड़ा हूँ वहाँ आप जब जाओगे उस दिन भी एक दिन ऐसा आएगा, या किसी के जीवन में नहीं आएगा ऐसा भी जो 52 का नहीं होगा या 53 का, ऐसा किसी बच्ची को या बच्चे को बहन है क्या ऐसा कुछ? ये बात बिल्कुल सत्य है कि आदमी जो जन्म लेता है वो अपनी आयु के चरण धीरे धीरे पूरा करता है, ठीक है। आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरह से कुछ बातें करने का प्रयास करूंगा, आपके साथ अपने अनुभव बांटूंगा। हम गीता में संसार का सच बताया गया गीता में। गीता कहती है कि आप न तो यहाँ से कुछ लेके जाओगे न यहाँ कुछ लेके आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तो मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं आज आपके साथ जो भी बातें करने जा रहा हूँ, अब ये पता नहीं आपका सौभाग्य है या कैसा है, अभी आप इसको किस तरह सुनते हैं और कितना ग्रहण करते हैं, ये आपके भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि मैं आपसे आज जो कुछ भी कहूँगा वो मेरा नहीं है, वो मैंने अनुभव से ग्रहण किया है, उसमें अपना अनुभव जोड़ा है, अध्ययन से ग्रहण किया, अनुभव उसमें जोड़ा, और बदले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ उसको बांटूं, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरह से आज चीज़ों को देखेंगे हम। कक्षा में अपने भूगोल की या पर्यावरण विज्ञान या शिक्षण विधि पर किसी में बात करते हैं तो थोड़ा अलग तरह का माहौल होता है ना। आज हम थोड़ा अलग तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ है, ये मैंने शब्द लिखा है निर्णय, ठीक है, भाग्य और सफलता, या इसके ब्रैकेट में यदि प्लस है तो सफलता या असफलता। ये जो चीजें हैं, निर्णय, भाग्य, सफलता और असफलता, हम ज्यादातर इनमें से इन 3 चीजों की चर्चा ज्यादातर करते रहते हैं। इन चीजों की चर्चा आम जिंदगी में चलती रहती है। वो कामयाब हो गया, वो कामयाब हो गई, या वो असफल हो गया, वो असफल हो गई, इस तरह की बातें होती हैं। वो बेचारी बहुत मेहनत कर रही थी, कामयाब नहीं, वो उसने बहुत मेहनत की, वो कामयाब हो गई। मेरी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत अच्छी थी, इन सब बातों में तो अपनी चर्चा होती रहती है ना। लेकिन हम एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आज हमारा जो निर्णय है वही कल हमारा भाग्य है, और परसों वही आपकी सफलता या असफलता है, ठीक है। एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण से आपको बताऊंगा। मेरे ही एक साथी की बच्ची 10वीं कक्षा तक सब श्रेणियों में डी लगती है, मार्कशीट में डी का जिक्र आता है। हर चीज में वो उत्तम श्रेणी में पास होती है, तालियां बजती है, पुरस्कार दिए जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, फोटो आते हैं, फोटो शेयर किए जाते हैं। और अचानक क्या होता है, ये बच्ची की मैं 10वीं की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ तो समय कुछ बीतता है, वो बच्ची 10+2 में ग्रेस मार्क्स के साथ पास होती है। जो बच्ची सब तरह से विशेष सफलता के साथ आगे बढ़ रही थी, अचानक ऐसा क्या होता है कि वो बच्ची +2 में आते आते मात्र बड़ी मुश्किल से उत्तीर्ण हो पाती। क्या चीज थी ऐसी? क्या कोई ग्रह गड़बड़ हो गई? क्या भाग्य गड़बड़ हो गया? क्या खराब हो गया? एक चीज को हम यहाँ बारीकी से नहीं देखते हैं, यहाँ इस बच्ची से निर्णय गलत हो गया। यहाँ इसकी संगति की धारा कुछ और थी, किसी और ऐसे बच्चे या बच्चियों के साथ उसका सहयोग था कि जो पढ़ने की बात करते थे, आगे बढ़ने की बात करते थे, सब तरह से ठीक चलने की बात करते थे, ठीक है ना। यहाँ इसको एक ऐसी सहेली मिलती है
इस कक्षा के दौरान +1 में जो बात सारा दिन फिल्मी हीरो की और हीरोइन की करती है, जो सारा दिन बहुत तरह की विपरीतगामी बातें करती है, और परिणाम क्या होता है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। कहने का मतलब वही बच्ची है, वही दिमाग है, किताबें वही हैं, शहर वही है, स्कूल वही है, परिणाम कहाँ पहुंचता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, हम आज जो निर्णय लेते हैं, आज हम जो निर्णय लेते हैं वो कल आपका भाग्य बनता है। इसलिए आज की कक्षा का पहला आपको जो मेरा सबक है वो क्या है कि हम निर्णय कम से कम लें, लेकिन निर्णय बहुत अच्छे, बहुत सोच समझ करके निर्णय को टालते जाइए, निर्णय पर मत पहुंचिए। ठीक है, किसी भी निर्णय पर जहाँ लगता है कि अपनी रेल गड़बड़ हो जाएगी, कितनी भारी भरकम 50-50 डिब्बों की कोयले की ट्रेन चलती है, 2 पटरियों पर ही चलती है, 2 पटरियों का अनुमान उसके वजन के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्यों चलती है, वो एक निर्णय के अधीन है। लेकिन थोड़ा सा भी बाल जितना थोड़ा सा अंतर आते हैं, क्या अगले दिन अखबार नहीं भरे होते हैं क्या। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी इस उम्र में आज आप जो निर्णय लेंगे, अभी से पीछे की सारी बातों को छोड़ देते हैं बच्चों, आज आप अपने जीवन के बारे में जो निर्णय लेंगे वो कल आपका भाग्य बन जाएगा। ठीक है, और उस भाग्य का प्रकट रूप क्या है, किसी को कह देते हैं असफल हो गया, किसी को कह देते हैं सफल हो गया। बाद में हम हनुमान जी को, श्याम जी को, बाबा रामदेव को या अपने जो भी इष्ट है उसको दोष देते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक ये बातें क्या ऊपर जा रही है या कुछ अंदर तक जा रही है। भादरा बाईपास से बस निकल रही है या दिमाग के अंदर कुछ जा रहा है, अंदर जा रहा है। फिर तो ये अंदर कुछ जा रहा है तब तो फायदा है बात करने में, नहीं तो फिर क्या फायदा है ना, क्योंकि फिर आप अपने राह लगो, मैं मेरे राह लगूं। तो यदि हम एक आज से निर्णय कहते हैं, इसको कहते हैं आपके इच्छा का बीज बोना। ये बहुत गहरी बात है बच्चों, जिसने इसको सीख लिया आज, वो कल समाज का नेतृत्व करेगा। आप अपनी इच्छा को पहचानिए, आज आप अपनी इच्छा को पहचानिए। सारे जो सोशल मीडिया का कचरा और जो सब आपके चारों तरफ फैला हुआ उस सब को एक बार शांत कीजिए और आप फिर ये सोचिए कि मेरी आखिर जीवन की इच्छा क्या है। वो अध्यापक बनना हो सकती है, वो एक IAS बनना हो सकती है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन, एक बैंकर, कुछ भी बनना हो सकती है, लेकिन हम पहचाने तो सही ना उसको। हम बैठते जा रहे हैं और हमें हमारी इच्छा का पता नहीं है, वास्तविक क्या है वो उसका पता नहीं है। इसके लिए आधा घंटा शांति से बैठिए, पूरे मनोयोग से बैठिए, सुबह के समय बैठिए और सोचिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है आखिर मेरा, क्यों मैं भाग रहा हूँ, क्यों मैं स्कूल की तरफ जाता हूँ, कॉलेज की तरफ जाता हूँ, रात को भी ढंग से सो नहीं पाता हूँ, किताबें गिरती रहती हैं, आखिर मेरा लक्ष्य क्या है ना। तो इसे कहते हैं इच्छा का बीज बोना। यदि आप आज बीज बोएंगे, तो जैसे किसान अपने गेहूं लेने के लिए क्या करता है, पहले वाली फसल का सारा कचरा साफ करता है, खेत को बहुत अच्छी तरह से उसकी दोबारा निराई गुड़ाई की जाती है, सफाई की जाती है, फिर बीज बोया जाता है, खाद, देखभाल, और कब जाकर गेहूं मिलता है उसको। नवंबर के महीने में गेहूं बीजने की तैयारी होती है और गेहूं कब मिलता है जाकर, अप्रैल में जाकर, मई में जाकर के गेहूं हाथ में आता है। ठीक वैसे ही बेटा आज आप सोचो कि आज आप में से ज़्यादातर बच्चे 20 के आसपास होंगे, 20, 22 ये उम्र है आप लोगों की।
आज आपको ये देखना है कि 30 साल की उम्र में मैं कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को। 30वां वर्ष भी आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा? उम्मीद करते हैं कि आएगा। आशा उम्मीद जीवित रखती है आदमी को। आप यदि आज एक निर्णय लेते हैं, यहां मैं इस बात को जोड़ देता हूं, आप एक निर्णय लेते हैं कि मुझे ये चीज बनना है, इसका मतलब आपने वो बीज बो दिया आपकी इच्छा। अब क्या ये बीज बोने मात्र से आप 30 वर्ष में वहां पहुंच जाएंगे जहां चाहते थे? नहीं संभव है ना। जैसे किसान रात को ठिठुरती रात में पानी देता है, कितना ही जाड़ा पड़े हम रजाइयों में बैठे रहते हैं, लेकिन किसान अपने खेत को संभालता है। बार बार उसके अंदर खरपतवार तो नहीं हो गया, कोई कीटनाशक की जरूरत है क्या, खाद की जरूरत है क्या? क्या वो उस समय अपने आराम की चिंता करता है क्या? नहीं करता ना। यहाँ आपने जब बीज बोया है, इस बीज की रखवाली करने का भी निर्णय आप साथ साथ लेते हैं, तो 30 वर्ष की उम्र में उसका फल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब यहाँ 3 स्टेज। 30 वर्ष की उम्र में आपका चित्र कैसा उभरता है? यहाँ आपने एक निर्णय लिया, 30 वर्ष की उम्र में आपका चित्र ये निकलता है सशक्त, बहुत मजबूत युवक या युवती। 30 वर्ष की उम्र में कैसे हो आप? एक बहुत ही मजबूत, दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों का भाग्य बदल देने की इच्छा रखने वाले युवक या युवती। या फिर एक बीच में है काम चलाऊ, आप सशक्त नहीं हो। सशक्त तो दूसरों के लिए काम करेगा, समाज की सेवा करेगा, दूसरों को ऊंचा उठाएगा, कष्ट मिटाएगा, खुद तो सुख पाएगा, दूसरों को भी सुख देगा, उसको तो सशक्त कहा है ना। एक काम चला हुआ है, ठीक है, अपनी रोटी खा ली, मोबाइल का रिचार्ज मिल गया, ठीक है, अपना ये रोटी टुक टाक टुक करके और अपना जीवन व्यतीत कर दिया, वो हो गया आपके जीवन का काम चलाऊ स्तर। एक आपके जीवन में है पराश्रित। यदि यहाँ आप घोर लापरवाही करते हैं तो आप दूसरों के अधीन रहने पर विवश हो जाएंगे। यदि आप आज एक बढ़िया निर्णय नहीं लेते हैं, उस निर्णय की फिर खेती की तरह देखभाल नहीं करते हैं, तो आखिर एक निर्णय कैसा आपके जीवन में, एक फैसला कैसा आ सकता है कुदरत का कि आप दूसरों के अधीन होंगे, दूसरा व्यक्ति आपको जैसे चाहे वैसे न चाहे। ठीक है ना। यहाँ पर फर्क है, एक सशक्त व्यक्तित्व, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसका हाथ ऐसे रहेगा, देने वाला, हर किसी को देगा, वो ज्ञान दे सकता है, पैसा दे सकता है, सेवा दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, कुछ न कुछ देगा। काम चलाऊ आदमी क्या देगा? काम चलाऊ आदमी का कभी हाथ ऐसे रहेगा, कभी ऐसा होगा। लेकिन जो निराश्रित है, पराश्रित है, दूसरों के अधीन है, पराधीन व्यक्ति है, उसकी स्थिति कैसी होगी? उसको हमेशा ऐसे करना नहीं करना पड़ेगा। अब बेटा आपका निर्णय है, ये बच्चे और बच्चियों, इन तीनों में से आप कौन सी श्रेणी चुनते हैं, ये निर्णय है आपका। आप यदि ये बनना चाहते हैं तो आपका निर्णय अलग होगा, यदि आप ये बनना चाहते हैं तो आपका निर्णय अलग होगा, और यदि आप ये बनना चाहते हैं तो आपका निर्णय अलग होगा। यहाँ तक स्थिति स्पष्ट है? कहने का मतलब है कि यदि आप यहाँ लगन, परिश्रम, त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाते हैं, यहाँ आज से शुरू करते हैं इस चीज को, तो 30 वर्ष के बाद आपके जीवन की 30वें वर्ष में, 31वें वर्ष में आपका जीवन कैसा हो, देख लिया हमने। इसके लिए क्या करना होता है, कुछ व्यवहारिक बातें करेंगे अब अपने। ठीक है भाई, हम आखिर ऐसे क्या करें कि जिससे हम 30वें वर्ष में सशक्त समाज का व्यक्तित्व बनकर उभरें। ठीक है, तो
किसी का माथा खराब तो नहीं होने लग गया? अभी तक ठीक है? देखिए आदमी का स्वभाव होता है, हमें मान लिया बस में नौहर जाना है, 1 घंटे का रास्ता है, तो हम परलिका के पास ही बेचैन होने शुरू हो जाते हैं, कुछ तो गोगामेड़ी के पास ही यूँ होने शुरू हो जाते हैं। और वही व्यक्ति है, वही बस है, जब हमें भादरा से जयपुर जाना होता है तब हम चोमू से पहले हिलते भी नहीं हैं। ये मानव स्वभाव है, ये हमारा अपना अंदर का कैसा वातावरण है उस पर निर्भर करता है। एक फिल्म देखिए, 3 घंटे तक हम मतलब अपनी शारीरिक इच्छाएं भी रोक लेते हैं। जैसा आपके लिए कितना ही दबाव बन रहा हो तो भी हम रोकते रहेंगे, नहीं के लिए इसको हीरो कोई मार नहीं दे, देख लेंगे इसको। और एक कक्षा में 15 मिनट के बाद हमारे में बेचैनी शुरू हो जाती है। दिमाग वही है, आदमी वही है, कक्षाएं, माहौल सारा कुछ वैसा ही है ना। ये किस पर निर्भर करता है? हमारा अपना नियंत्रण कितना है हमारे ऊपर। इसलिए इस कक्षा में आपको 15-20 मिनट बाद हो सकता है वो वापस आने लग जाएगा, आप तो अच्छे फंसे, ये जनाब तो जान ही नहीं छोड़ रहे, लेकिन बैठ गए, है ना। ऐसी स्थिति आ जाए तो मुझे बता देना, मेरे लिए तो ये वैकल्पिक था। मैं चाहता हूँ कि आप में से ज़्यादा बच्चे मेरे समाज के, मेरे देश की सेवा करें, ठीक है ना। यूँ ज़िंदगी बेकार नहीं करें, काम चलाओ, प्राश्चित ज़िंदगी नहीं हो। वो समाज में जो कष्ट हैं, दुख हैं दुनिया भर के, इतनी ज़्यादा पीड़ाएं और बेचैनी है, उसको ख़त्म करने के लिए काम कीजिए, ठीक है। तो अपने आप को इतना योग्य बनाए। आइए देखते हैं कि हम एक सही निर्णय कैसे ले सकते हैं। आप यदि शुरू से अपनी दिशा पर ध्यान रखते हैं, आपकी दिशा पर आपका नियंत्रण है, तो आपका निर्णय कभी भी गलत नहीं हो सकता। एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया आपको एक स्थान वेस्ट में पड़ता है, पश्चिम में, उसका हम W ले लेते हैं, ठीक है। इस सूत्र को यदि आप समझ जाते हैं तो मेरी गारंटी है 30 वर्ष की उम्र में आप एक बहुत ही खूबसूरत जीवन के धनी होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। इस समय आपका काम क्या है? इस चीज़ को अपने सारे सुख दुखों के ऊपर से उठ करके इन चीज़ों को ध्यान से उठना। अंदर से गुबाल आ रहा है, चले बाहर, व्हाट्सएप देखे बहुत देर हो गई, फला देखे बहुत देर हो गई, अंदर से घुमड़ रही है चीज़ें, फेसबुक नहीं चलाई बहुत देर से, फला से बात नहीं की, तिकड़े नहीं की। उन सब चीज़ों को रोक करके आपको ये सुनना होगा। आप सुन लेंगे तो मेरी गारंटी कामयाब रहेगी बिल्कुल। एक स्थान है, मान लिया आप अभी भादरा में खड़े हैं और आपको ठीक एक ऐसी जगह जाना है ईस्ट में। भादरा से ईस्ट में कौन सी जगह पड़ती है, बता सकते हैं? भादरा से ठीक पूर्व में कौन सी जगह है? कोई शहर का नाम बता दो। कोई गांव का नाम, कुछ भी, अपने ईस्ट में एक अपने को डेस्टिनेशन लेना है ना। हिसार मान, ये हिसार आपके इधर पड़ता है। नक्शे में इन चीज़ों को उल्टा पुल्टा, लेकिन मैंने आपको इसको समझाने के लिए थोड़ा अपने हिसाब से लिया। नक्शे में हम क्या करते हैं, नॉर्थ को ऊपर लेते हैं, लेकिन आपको कोई बात समझानी है। दिशा ज्ञान तो आपको आपके गुरुजन सिखाते ही रहते हैं, भूगोल में आप सीखते ही रहते हो ना। मुझे आपको कोई और चीज़ सिखानी है इस माने से। जब साहब मान लिया एक आदमी भादरा से चला, उसका लक्ष्य हिसार हो गया। ये आपको फालतू की बात लग सकती है, लेकिन आप जब इसके निष्कर्ष पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके लिए आपको ध्यान से इन बातों को सुनना होगा। आप एक आदमी भादरा से चल पड़ा, यदि वो यूं चलता रहा, यूं चलता रहा, यूं चलता रहा, यूं चलता रहा, तो कहाँ पहुंच गए? हिसार पहुंच गया। यही उसकी मंजिल थी, है ना। लेकिन यहाँ इस आदमी को किसी ने भ्रमित कर दिया, या ये खुद ही भ्रमित हो गया। यहाँ इन शुरू के पॉइंट में या थोड़ा सा आगे चल के, यहाँ से कहीं भी चल के, इस आदमी को या इस पथिक को जो ये यात्रा करना चाहता है हिसार की, उसको ये भ्रम हो गया कि हिसार तो इधर है, ठीक है, और ये अपनी मस्ती में चल पड़ा।
और इसको क्या लगा कि मैं हिसार जा रहा हूँ, मैं हिसार जा रहा हूँ, मैं हिसार जा रहा हूँ, ऐसा लगता रहा उसको। लेकिन यहाँ किसी आदमी ने बताया कि भाई ये तो आप तो सिवानी जाके खड़े हो गए, गुफा सिवानी या कोई और जगह। कोई कहता है मैं तो हिसार के लिए चला था, और ये बीच में ये क्या आ गया। कोई भी भूगोल में पढ़ने वाला बच्चा इस दिशा को बता सकता है कौन सी दिशा होती है। इधर वेस्ट में मान लिया, उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ वेस्ट में ये आदमी भटक करके और नॉर्थ वेस्ट में चला गया। ठीक है, मैं आपको दिशा ज्ञान नहीं बताना चाहता हूँ, मैं इसके माध्यम से कुछ और चीज आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा तो फर्क पड़ा तो ये आदमी वेस्ट की बजाय नॉर्थ वेस्ट में हो गया ना। और इस आदमी को यहीं से किसी ने बस में ही अपने सिद्धमुखवाड़ी में बैठा दिया, या वो खुद ही सिद्धमुखवाड़ी बस में बैठ गया। तो सिद्धमुख आ जाएगा, राजगढ़ आ जाएगा, उसके बाद चूरू आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हिसार तो नहीं आएगा, है ना। ये क्या हुआ, नॉर्थ। अब हम क्या समझना चाहते हैं, इस आदमी को मान लिया यहां से जाके अक्कल आ गई कि तुम तो गलत रास्ते पर थे। यहां से आके उसको किसी अच्छे आदमी ने बताया कि तुम हिसार तो जाना चाहते थे भाई, तुम तो शिवानी की तरफ पता नहीं कहाँ खड़े हो। और किसी ने टोक लिया, और इस आदमी ने अब हिसार पहुंचने की कोशिश की। ये जो समय खराब हुआ बच्चों, इसका टाइम ऑफ कोर्स खराब हुआ कि नहीं हुआ। यदि ये खराब हुआ तो इसको कैसी सफलता मिलेगी। ये इसकी ये तो हो गई एकदम संपूर्ण सफलता। जब आदमी ईस्ट में जाना चाहता था और ईस्ट में पहुंच गया, लेकिन जाना कहीं और चाहता था, भटक गया और फिर कोशिश की, तो आधी अधूरी सफलता ही मिलेगी ना। क्या उसे पूरी सफलता मिल सकती है, क्या नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ क्या मिलेगी इसको, आधी अधूरी सफलता। अब इस भाई साहब का क्या होगा, ये भाई साहब कभी जिंदगी में हिसार आ सकते हैं क्या। हाँ आ सकता है। ये जो पथिक है, इस रास्ते का पथिक है, ये क्या कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है क्या। तो थोड़ा सा भटका था, जिसके जीवन में शुरुआती थोड़ा सा भटकाव था, उसका ही जब ये हाल है कि उसे बहुत छोटी सी सफलता से काम चलाना पड़ेगा, तो जो रास्ता बिल्कुल ही भटक गया, क्या उसके लिए कोई चांस है। यहाँ किसी हनुमान जी की स्वामी काम कर सकती है इसके लिए, गोगा जी की कोई धो, किसी बाबा का डोरा, कोई ऐसा पुर्जा, कोई ऐसी कोई धूनी हो जो ऐसा कोई जादू कर दे कि इस आदमी को यहाँ से उठा के सीधा इस सफलता के मंच पर बैठा दे, नहीं संभव है ना। आइए ये अब दिशा से आके अपने इसको हमने क्या चीजें निकाली हुई है। हमने एक W निकाला यहाँ पर, ठीक है, एक हमने नॉट W निकाला है, NW, और एक निकाला है N। इन तीन चीजों का जीवन में क्या महत्व है इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये वर्दी है, अंग्रेजी में एक वर्ड है वर्दी, आपको ध्यान में डिक्शनरी करिए डिस्कस। ये है नोट वर्दी, और N का मतलब है नथिंग। वर्दी का मतलब होता है बहुत उपयोगी काम करना। काम की बहुत श्रेणियां हैं, है ना।
काम की बहुत अधिक श्रेणियां हैं। आपका फैसला है कि आप उसमें से कौन सा चुनने का निर्णय करते हैं। ठीक है, ये हमने दुनिया में या एक विद्यार्थी को किस तरह के काम करने थे उनको कैटेगराइज किया है। यहाँ पर उनको बांटा है कि यदि आप वर्दी वर्क करते हैं, जिनका कोई उपयोग है, जिसका कोई अर्थ है, ऐसा काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी निश्चित सफलता। जो नोटवर्दी ऐसे कामों में लगे रहते हैं बच्चे, जिनको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं लेकिन वो सही नहीं होते हैं। ठीक है, वर्दी वर्क है, आपने अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी की, आपने अपने जो घरेलू जिम्मेदारियां पूरी की और उसके बाद आप पुस्तकों पे आ गए, आपने कोई ऑनलाइन चीजें पढ़ी, आपने कोई विद्यार्थी के साथ, शिक्षक के साथ कोई गहन विचार विमर्श किया, आपने कोई सबसे मुश्किल चीज के नोट्स बनाए, है ना, ये कहाँ पर चलेगी बात, ये आपकी वर्दी कैटेगरी में आती है ना। लेकिन आपको लगता है कि मुझे तो पढ़ना तो 8 बजे है, तो 7 बजे मैं थोड़ी सी देर फेसबुक चला लेती हूँ या चला लेता हूँ। आपको लगता है कि मैं थोड़ी देर ये 15 मिनट ये गप्पे मार लेता हूँ, मैं 15 मिनट सो लेता हूँ, मुझे घूम कर आना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ की गति, कोई भी चीज़ में जहाँ आपको लगता तो ये है कि ये मैं सही कर रहा हूँ। अपने समाज के 99% लोग इस कैटेगरी के कामों में लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे कामों में लगे होते हैं जो उसको सही लगते हैं। ये बड़ी कमी है, उसमें करने वाले को लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ लेकिन वो सही नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आगे जाकर के भाग्य क्या बनता है, काम चलाओ सफलता। ये क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो ये जिंदगी को यूं घसीटने लायक कर लेते हैं, पहुंचा रेडी टाइप जिंदगी होती है। ठीक है, और तो बिल्कुल ही रास्ता भटक गए हैं, नथिंग, जैसे नशा करना, सारा दिन मतलब लोफरगिरी करना, तरह तरह की मतलब कि समाज विरोधी कामों में लगे रहना। कई लड़कों को आदत है लड़कियों को मतलब उसको पीछे छेड़ना, तो एक तरह के भूत उनके सवाल होता है, मुझे किसी को तंग करना ही है आज, या जैसे झगड़े पर उतार हो जाना छोटी छोटी बात पर। कॉलेज में आए दिन अखबार भरे रहते हैं, मार दिया, कूट दिया, पीट दिया, है ना। ऐसे बच्चे ठीक है, आप कीजिए, आपकी आज़ादी है भाई, भारत देश आज़ाद है, कौन रोकता है, समाज आज़ाद है। यहाँ अपने देश में तो कोई रोकने वाले नहीं, कुछ भी करो चाहिए। लेकिन जिंदगी किसकी खराब हो रही है, आप एक नथिंग वर्क में उलझ करके, जो नथिंग है बिल्कुल, यहाँ आपको पराश्रित का जीवन जीना पड़ेगा, पक्की बात है। या फिर आप किसी गिरोह के सदस्य बन करके पुलिस को बेड़ में मारे जाओगे या जेल में रहोगे, सीधी सी बात है। या तो आप नशे के बाद अपने जीवन को 40 साल के बाद खत्म कर लेंगे, किसी दूसरे का जीवन खराब कर देंगे, खुद भी खराब कर लेंगे, और या फिर आप समाज विरोधी किसी गिरोह के सदस्य बनकर अपने पूरे समाज के ऊपर चुनौती दे देंगे। यहाँ फिर बात ये आती है कि हम इनमें से कौन सा चुनते हैं। बात फिर निर्णय की आती है ना, हमने कौन सा निर्णय किया। यदि हमने एक अच्छा निर्णय किया, हमने ये निर्णय किया सबसे उत्तम निर्णय, यहाँ निर्णय में कमजोर हो गए, इससे जाके हम निर्णय में बिल्कुल भटक गए, तो गारंटेड निश्चित सफलता लेनी है बच्चों। तो आज से अपने आप को प्रतिपल, घंटा नहीं, मिनट नहीं, प्रतिपल आप अपने आप को वर्दी वर्क में संलग्न कीजिए। आप अपने आप को उपयोगी काम में, आपका प्रत्येक क्षण है ना, वो उपयोगी वर्ग में जाना चाहिए। अब बात ये होती है कि चलो पहले हमारे से बहुत बड़ी गलतियां हो गई। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में गलत निर्णय हो गए होंगे, ठीक है ना। तो क्या वो आज हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए? ऐसा तो उचित नहीं है ना। जीवन बार बार दोबारा उठने का मौका देता है।
पतंग भी नीचे आने से पहले कहते हैं, दोबारा उड़ने का एक संकेत देती है कि मैं यहाँ से आप मुझे झटका मारो तो मैं वापस उड़ जाऊँ। तो हम अब क्या करें? हमारा व्यवहारिक रूप क्या हो सकता है? यदि हम इन दो कैटेगरी में हैं, इस कैटेगरी में है तो इसको और इम्प्रोवाइज करें, और ज़्यादा शुद्ध बनाएं चीज़ों को। यदि आपको लगता है कि मैं वर्दी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी सुधार की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो सकती है। उनको अपना अति विश्वास नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इन दो गतिविधियों में लगे हुए हैं, आखिर वो क्या है ना? आपके किसी की यहाँ आलोचना नहीं करेंगे, किसी को यहाँ उसका अपमान करने का इरादा नहीं है। हम यहाँ कहेंगे कि ये बच्चे अपने मन के अंदर पूरी ईमानदारी से अपना विश्लेषण करें कि मैं अब तक कहाँ पर हूँ। आज इस कक्षा का मेन मकसद ही है आपके साथ बात करने का कि जिन बच्चों ने गलती से ये नोटवर्दी और नथिंग कैटेगरी चुन रखी है, गैर उपयोगी कार्य और बिल्कुल बेकार के कार्यों में जिन बच्चों ने अब तक अपना समय गंवाया है, वो बच्चे क्या करें? देखो बच्चों, आज अपने आप को पिछली सारी चीजों पर सीमेंट डालिए। जब फर्श कच्चा होता है तो लोहा बार बार निकलता है, लेकिन जब बिल्कुल पक्का कर दिया जाता है फर्श, उसके ऊपर पत्थर लगा देते तो नहीं निकलता ना। तो हमें अपने इतिहास पर सबसे पहले अपनी हिस्ट्री को आपको पत्थर के नीचे दबा देना, ठीक है? आपका अब तक का जो भी इतिहास रहा है, गलतियां हैं, अच्छाइयां हैं, गलत निर्णय, सही निर्णय, गलत दोस्ती, अच्छी दोस्ती, सब तरह की बातें, उन सबको आप पत्थर के नीचे दबा दें, ठीक है? और स्वीकार कीजिए कि मैं आज शून्य हूं। आई एम जीरो टुडे। इस चीज को दिल से स्वीकार कर लीजिए कि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, ठीक है? अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जीरो हूं। आई एम जीरो टुडे। लेकिन यहां इस बात को खत्म नहीं करेंगे, हम यहां लेकिन के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कल जीरो नहीं रहूंगी या मैं कल जीरो नहीं रहूंगा। आप में से कौन सा बच्चा ऐसा होगा जो कल जीरो रहना चाहिए? आज की जीरो स्वीकार है। आज रात को सोते समय तक आज की आपकी सबकी जीरो स्वीकार है। हाथ खड़े करें वो बच्चे जो ये कहते हैं कि मैं कल भी जीरो ही रहूंगा। कोई बच्चा इतना साहस है किसी में? क्या कल आप जीरो रहना चाहोगे? क्या कल मैं तुम्हारो मैं गुड बनूंगा? क्या करूंगा मैं कल? आज मैं जीरो हूं, कोई बात नहीं, आज मैं जीरो हूं, लेकिन कल मैं जीरो नहीं रहूंगा। मेरा ग्राफ आज जो इतना सा है, जीरो को ऐसे तीर के रूप में भी समझाया जाता है ना? मैं इस तीर को सीधा कर दूंगा, कल मैं गुड बनूंगा। नेक्स्ट डे अब क्या गुड से काम चला देंगे क्या? नेक्स्ट डे मैं वेरी गुड, और दी नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा? बेटर। और मेरी यात्रा शुरू हो गई। ये तीर जो इस तरह था मैंने सीधा कर दिया, इसके बाद मेरा तीर ये हो गया मेरी पर्सनैलिटी का, मैं वेरी गुड हो गया। उसके बाद मैं और भी आगे बढ़ गया, मैं बेटर हो गया, और उसके बाद मेरा तीर पूरा लंबा हो गया, मैं दी बेस्ट बन गया। संसार में पूजा किसकी होती है? इसमें से दी बेस्ट। आप किसी और के आगे दी नहीं लगाते जल्दी से, दी बेस्ट के आगे, बेस्ट के आगे दी लगाते हैं। अंग्रेजी का नहीं है ना आपके व्याकरण का?
आप आज अपने आप को जीरो स्वीकार कीजिए, लेकिन कल आपको हुड बनना पड़ेगा। ये कठिन यात्रा शुरू हो गई आपके लेवल की, उससे अगले दिन आप वेरी गुड पे जाएंगे, उसके बाद आप बेटर बनेंगे, उसके बाद आप दी बेस्ट बनेंगे। दी बेस्ट को मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाया करता हूँ। यदि आप इसे समझें तो जीवन में बहुत काम आएगा आपको। हम एक कुम्हार के पास जाते हैं, हमारी बेटी या बेटा कोई माँ के साथ या पिता के साथ हम गए, हमें एक घड़ा लेना है, ठीक है। तो एक कुम्हार के पास गए, उसके पास 100-150 घड़ों का ऐसे ढेर लगा पड़ा है। क्या ऐसा होता है कि हम गए और उसको कहे पैसा पूछा कि 50 रुपये और ये घड़ा उठा के लिया? कितने लोगों ने ऐसा किया हो? हम जब घड़ा लेने जाते हैं, हम घड़े वाले के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं घड़ा कितने का है ना, तो वो कहता है कि कोई सा ले जाओ 50 रुपये, है ना। तो क्या ऐसा एक अनपढ़ आदमी भी, हमारे घरों में माएँ ज़्यादातर अनपढ़ होती हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या वो ऐसे करती है कि ये घड़ा उठा ले बस चल वही आप में से कोई रजनी बेटी होगी, वो कह रजनी जल्दी कर बस निकल रही है, ये उठा घड़ा और चल। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है क्या? भैया ढेर पड़ा है 100 घड़ों का और उसमें से एक घड़ा उठाया और अपने राह लगे, ऐसा होता है? क्या होता है? क्या उसने कुम्हार ने कोई खराब घड़ा रख रखा है वहाँ पे? क्या कुम्हार ने ऐसी कोई चीज रख रखी है? क्या करते हैं घड़े के बारे में? बिल्कुल नहीं, अपने जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है ये। एक घड़े को लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? कि घड़ा कच्चा, घड़ा बहुत सी बातें आती हैं। घड़ा सर्दी में बना है क्या? घड़ा गर्मी में बना है क्या? कंकर वाली मिट्टी तो नहीं है क्या? पक्का है क्या? कच्चा है क्या? टेढ़ा तो नहीं है? ये नहीं वो नहीं, बल्कि बहुत सुंदर अगले ने पूरी मेहनत से तैयार किए हुए घड़े को भी हम कहते हैं ये कह देते हैं क्या? या फिर उसकी सही आवाज आ रही हो, चाहे आवाज पूरी मारो तो टन निकलती है, ना 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 फटफट बोले ना, क्योंकि अंदर ग्रेड है तो बोले ना, है ना। हम कौन से घड़े को चुनकर लाते हैं? उन 100 घड़ों में से हम जब मूल्य अदा कर रहे हैं तब उनमें से कौन सा घड़ा चुनकर लाते हैं? तो 2 बच्चे जवाब देंगे, 2 बच्चियां जवाब देंगे। अपने को सही लगता है वो चुनता है। बेटियां क्या कहना चाहती हैं? दी बेस्ट को चुना जाता है। आपको गलत नहीं है। दी बेस्ट कौन सा हुआ? एकदम एक निर्जीव चीज हुई, एक निर्जीव चीज तो वही हुई जो हमें अच्छी लगी, कोई बात नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसको अपने अकादमिक भाषा में कह देते हैं दी बेस्ट। और बाकी वैसे भी जो थे वो क्या कहना चाहते हो बेटा? सर मान लीजिए वो सभी के एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हमें निर्णय कैसे करना होगा? ये अच्छा है, आवाज तो सभी के बराबर होती है। ये बेटा एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। बाजार में से हम 3 को देखेंगे, 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, एक समय तो ऐसा आएगा ना कि हम एक घड़े को लेके ही आएंगे, क्योंकि हम उसमें 2 घंटे तो वहाँ खड़े नहीं रहेंगे। और वो यदि ज़्यादा समय लगाएंगे वो कुम्हार के देगा, मुझे नहीं देना आपको घड़ा, आप जाओ यहाँ से, है ना। तो ये तो बेटा एक उदाहरण दिया है मैंने आपको। अब यहाँ पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है, कोई भी आपका कंपटीशन है, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, हर आदमी का मन करता है कंपटीशन में पास होना। किसका मन नहीं कर रहा आप में से? यहाँ यही बात है। आप घड़े के रूप में पड़े हो और पोस्ट के रूप में आपका चयन होना है। अब आपका चयन कैसे होगा? जब आप दी बेस्ट हो। यदि आपने दी बेस्ट का पैरामीटर का पालन नहीं किया, आप दी बेस्ट नहीं हो। आप शुरुआती देखने में आधे टेढ़े लग रहे हो, जैसे किसी घड़े का थोड़ा सा मुंह टेढ़ा है, दूर से ही दिख रहा है, तो क्या उस घड़े के हाथ भी डालेगा कोई? तो हम इन श्रेणियों में से कहाँ खड़े हैं? सीधी सी बात है।
इन श्रेणियों में से हम कहाँ खड़े हैं? यदि हम 0 पर ही खड़े हैं तो कोई हमें देखेगा भी नहीं। गुड, बेटर, दी बेटर, आपके दी बेस्ट तक उससे पहले कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है, तो दी बेस्ट बनिए। दी बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए। एक उदाहरण और है बेटा दी बेस्ट का। हम बाजार में जाते हैं और हमें 1.5 किलो पेठा लेना है। 1.5 किलो पेठे का भगवान तो नाप करके तौल के बनाता नहीं। 1.5 किलो का पेठा ऐसा थोड़ी भी पेठा गया और 1.5 किलो का तैयार मिलेगा। क्या संभव है? नहीं संभव है। तो एक तरफ तो बट्टा है, बाट है, वजन। वो दुकानदार क्या रखेगा? 1 किलो का बाटा रख देगा और 1 आधा किलो का बाटा रख देगा। अब यहाँ पे कटना किसको पड़ेगा? अब पेठा ऐसे गोलमोल है तो क्या बट्टे को तो नहीं काटा जाएगा? ऐसा संभव है क्या? कटना किसको पड़ता है? पेठे को। ये क्या उदाहरण देता है? एक प्रतियोगिता परीक्षा के नियम बने हुए हैं, ये पेपर आएगा, ये पेपर आएगा, ये पेपर आएगा, इस तरह का पेपर आएगा। तो तैयारी आपको उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, न कि पेपर आपके लिए काटा जाएगा। ठीक है ना? आप तो कहते हो मुझे तो मुगल काल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतिहास में मुगल काल पढ़ते ही मुझे तो बुखार आ जाता है। या मुझे तो जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो हड़प्पा और फला, ये हड़प्पा डड़प्पा क्या होते हैं, मेरा माथा खराब हो जाता है साहब, इसका स्वाद नहीं आना चाहिए। क्या ऐसा संभव है क्या? हमें तैयार होना पड़ेगा, है ना? हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें जीरो से लेकर यात्रा गुड की ओर, वेरी गुड की ओर, बेटर की ओर, दी बेस्ट की ओर अपनी यात्रा को लेके जाना। ये तीर गोल था, हमने इसको सीधा कर दिया है ना? हम यहाँ गुड बन गए। हमने अपने आप को और ज्यादा समारा कष्ट दिया अपने आप को। उसके बाद हमने अपने आप को फिर तराशा, उसके बाद फिर तराशा, तो हम दी बेस्ट बन गए। और दी बेस्ट का मतलब क्या होता है? समाज आपको ठीक वैसे ही चुन लेता है जैसे कि एक घड़े को चुना जाता है, या एक पेठे को जैसे कोई मोल खरीद के लाता है। आपने अपने आप को इतना काट छांट लिया, इतना तैयार कर लिया है कि जो पैरामीटर है, एक तरफ परीक्षा को पास करने का जो पैरामीटर है वो 1.5 किलो 2 किलो जो वजन है, आपने अपने वजन को काट छाट के बिल्कुल उसके बराबर कर दिया। तो बात होगी कि नहीं? होता हो गया ना? यहाँ तक आपको कोई पूछना हो, या आपको सर कितना टाइम अलाउ है अपने को? हैं? मैं तो बोलने लगने बाद मेरे साथ बड़ी समस्या है। मैं तो बच्चों को बताता रहता हूँ। नहीं, क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सर तो कह देंगे अपने, लेकिन जो आपको कोई जाने की ओर की, कोई बसों की ओर की, वो व्यवस्था नहीं गड़बड़ है। चलो ध्यान से बेटा, आपको कोई थकान है मुझे? आप ये बताइए, क्या आप कुछ और मुद्दों पे बात करना चाहते हैं क्या? ज्यादा समस्या है कोई? क्या काम? भाई अपने आधा घंटा और बात कर सकते हैं क्या? हम 125 जाएंगे नहीं। अब तक हमने एक बार हम अपने इन बातों को रिपीट करेंगे, एक 3 मिनट की बात बता के फिर रिपीट करेंगे। इसमें आके ये प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे। दी बेस्ट बनना इतना आसान नहीं होता। यहाँ से भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन ये जालिम सर्दी जनवरी की और बढ़िया सी रजाई थी,
और जब वो पैरों में आती है, पैरों से फिर वो गोल तक आती है, गोल से फिर वो छाती तक आती है, फिर वो मुंह तक आती है, और ऐसी नींद आती है सुबह 7 बजे मिलते हैं। और ये बेस्ट बनने का सपना जाओ रजाई के अंदर। तो सिर्फ भाषण देने से नहीं होता है। मैं आपकी इच्छा, मेरी इच्छा ये है कि मैं आपकी कुछ व्यवहारिक कदम उठाने की मदद करूं, ठीक है ना। इसके लिए आपको सुख को छोड़ना पड़ेगा। सफलता का एक सूत्र बताया करता हूं मैं, इसको यदि आप सीखेंगे पीड़ा प्लस परीक्षण इज इक्वल टू सफलता। जैसे गणित के कई होते हैं ना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, इसी तरह सफलता का भी एक सूत्र है ये। पीड़ा के साथ जब परीक्षण मिल जाता है, पीड़ा के साथ तकलीफ के साथ जब परीक्षण मिल जाता है, तो परिणाम क्या निकलता है, इज इक्वल टू सफलता, सक्सेस। यहाँ पीड़ा का क्या मतलब है? पीड़ा का मतलब क्या ये है, अपने मैं छोटे भाई को कहूँ तो मेरे सिर में मार और मेरा सिर फूट जाए और मुझे पीड़ा होने लग जाए, ऐसी पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है। ये पीड़ा बिल्कुल व्यक्तिगत पीड़ा है। ये अभी मैंने जैसे रजाई का उदाहरण दिया आपको, ऐसी कड़कड़ाती ठंड है, 5-6 डिग्री तापमान आया हुआ है, रजाई किसी अच्छी नहीं लगेगी। मैं कहता हूँ भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पे दे रहे हैं, वो का ख्याल हो गया, मुझे कुछ दिन बताया नहीं था। तो अब आप इस सर्दी के अंदर भी क्या रजाई की गर्मी की अवहेलना कर सकते हैं क्या? पीड़ा का या दूसरा मतलब क्या है, अवहेलना करना, किसी चीज का तिरस्कार करना, बहिष्कार करना उसका। यहाँ पीड़ा का आप हल्के कपड़ों में कुर्सी पर या मेज पर बिना रजाई बैठे पड़िए, आप दी बेस्ट बनेंगे। आप रजाई को यहाँ तक लेके बैठिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, रजाई थोड़ी और ऊपर चलेगी तो रजाई पड़ेगी, आप नहीं पड़ेगी। तो आपको एक उदाहरण दिया रजाई का। दूसरा है, जैसे मान लिया आपके घर में कोई शादी का फंक्शन है, आपके परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, आजकल डीजे डूजे ला के और तू नहीं बोलती बताएं क्या क्या गाया। उस परिस्थितियों में भी जबकि ऐसा वातावरण है, क्या आपको पढ़ाई याद आई? ये पीड़ा का बहुत बड़ा उदाहरण है। कौन लोग कामयाब होते हैं जो छोटी छोटी पीड़ाओं से बाहर निकल करके पढ़ना सीखते हैं? क्योंकि आपके जीवन का जो 5 या 6 दिन का जो समय था, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। आपकी इच्छा के फूल, इच्छा का जो बीज बोया था, उसकी देखभाल बंद हो गई और उसकी बढ़ोतरी भी बंद हो गई। साथ में शादी के माहौल है, दुख के माहौल है, चुनावों का जैसे इस समय सारा तरफ माहौल बन रहा है, वो जीतेगा क्या, वो जीतेगा क्या, है ना। इन सब चीजों की अवहेलना करके क्या आप पढ़ रहे हैं क्या? इसको कहते हैं पीड़ा प्लस परीक्षण। सबसे मुश्किल काम है अपना परीक्षण करना। जैसे सर बैठे हैं पीछे, वो निरीक्षण करते हैं, वो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन, या दूसरे की चीज को जांचना। परीक्षण क्या होता है? खुद को परीक्षित करना। यानी आपने कोई 10 पेज पढ़े, क्या उन 10 पेजों में कुछ आपके हृदय में भी गया क्या? ये परीक्षा कब दी जाती है? आपका निरीक्षण कब होता है? 3 महीने बाद या 6 महीने बाद। तब तक तो आपकी भैंस तो पानी में गई ना। यदि आपके 10 महीने बाद आपकी परीक्षा ली गई और उसमें आपको पता लगा कि आप तो बहुत ही औसत प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए इस परीक्षण को मैं क्या कहता हूं, प्रत्येक पृष्ठ का परीक्षण। आप एक पेज से आगे मत बढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति में, किस शहर में जन्मे हैं, कैसा आपका स्वभाव रहा है, कितना आपको याद होता है, कितना नहीं होता है। आज से इस सूत्र को याद कर लीजिए। आपको
एक पेज आपको पढ़ते आपको अपना सेल्फ टेस्ट लेना है, आपको अपना परीक्षण करना है। और मेरी गारंटी है आपके साथ ये, यदि आप इस सेल्फ टेस्ट में, इस परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाते हैं खुद की नज़रों में सबसे पहले, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोकेगी। ये बहुत कठिन काम है। हम अपने आप को बहला लेते हैं, हम अपने आप को बहुत जल्दी उल्लू बना लेते हैं, हम खुद की नज़रों में उल्लू बनते हैं कि मुझे ये चीज़ आ गई, जबकि हकीकत क्या है कि वो चीज़ हमें 10 या 20% ही आई होती है। वो हमें कम से कम 90%, 95% समझ में आए। 90-95 नहीं तो कम से कम 80% तक वो क्या कहना चाहता है पेज, वो पृष्ठ क्या कहना चाहता है, वो चीज़ जब सामने आएगी तब आपकी सफलता की राह तैयार होगी। तो इसलिए ये सिंपल सा जो सूत्र बताया है, इसमें प्रत्येक पेज पर से तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक कि पिछले को बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार नहीं कर दिया जाए। ये गारंटीड है कि आपको सफलता देगी। अब मैं बात कर रहा था आपको नॉन वर्बी और उसमें किस तरह विभाजन किया जाए ताकि आप दी बेस्ट बने। इसके लिए आप कल से एक काम शुरू करें। जिन लोगों को मैंने बताया है, जिन्होंने पालन किया है, उनके प्रदर्शन में बहुत बड़ा अंतर मैंने खुद देखा है। आप सुबह मान लिया 6 बजे उठते हैं, प्रातः 6 बजे उठे आप एक कॉपी रखिए अपने पास। करना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। इस कॉपी पर आप 3 कैटेगरी बनाइए, वर्दी, नॉट वर्दी और नथिंग। और 6 से 7 बजे के बीच में 7 बजते ही अपना मूल्यांकन कीजिए कि ये जो मेरा 1 घंटा गया, 6 से 7 बजे के बीच का जो मेरा 1 घंटा गया है वो कहाँ कहाँ गया। इसमें नोट वर्दी में कितना किया मैंने, नथिंग में कितना किया, वर्दी में कितना किया। यहां से ये फिल्टर शब्द आपने सुना होगा, यहां से आपके समय का प्रयोग फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। 7 से 8 का निरीक्षण कीजिए। 1 घंटा बीत गया आपके जीवन का, आपको 30वें वर्ष की ओर लेके जा रहा है, वो खींच करके आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हम मूल्यांकन करेंगे कि 7 से 8 के बीच में ऐसा मैंने क्या किया जो बिल्कुल उपयोगी था, और मैंने ऐसा मैं क्या कर बैठा जिसका कोई मोल नहीं था, नोट वर्दी था। और मैंने ऐसी कौन सी बेवकूफ़ी की इस 1 घंटे के बीच में जो मुझे बिल्कुल ही विपरीत लेके जाती थी, जो नथिंग कैटेगरी में आती थी। क्यों? जैसे 7 से 8 के बीच में आपके पास एक फोन आ गया आपके मित्र का, उसमें आपने एक टॉपिक फिजिक्स पर या आपके कोई भी भूगोल पर, हिंदी पर आपने चर्चा की उसके साथ, ये किस कैटेगरी में जाएगा? आपने वर्दी वर्क किया यहाँ पे, और आपके मित्र ने आपकी एक कक्षा की सहयोगिनी, आपकी एक बच्ची के लिए चर्चा की आप लोगों ने, वो ऐसे है वैसे है, आपने कर ली, कोई बात नहीं, आपका है भाई, फोन भी आपका है, सब कुछ आपका है। ये कहाँ जाएगा? नोट वर्दी वर्क है ये। आपकी मित्रता तो मजबूत होगी बात करने से, सारा कुछ ही हो गया। लेकिन आपके जीवन में जो वर्दी करने का जो आपने निश्चय किया था, दी बेस्ट करने का, वहां से तो वो विपरीत लेके जा रहा है आपको। इसमें 7 से 8 घंटे में आपने फेसबुक पे जता के वीडियो देखे या जो भी ट्रोलिंग पता नहीं क्या क्या वो देखी, किस श्रेणी में जाती है? आखिर आपको कहाँ लेके जाएगी वो? नथिंग मीन्स नथिंग की ओर लेके जाएगी। 8 से 9 बजे के बीच में इस तरह आपका एक चार्ट बढ़ता जाएगा। सुबह के जो 12 घंटे हैं या 15 घंटे का जो समय है आपके पास, 8 घंटे सो लो आप, 7 घंटे सोना चाहिए स्टूडेंट को, इससे ज़्यादा सोना आलस्य का घर बनता है। बाकी जो आपके जीवन के जो बचे 17 घंटे,
उस 17 घंटों का आपका एक एक घंटे का विश्लेषण कीजिए, एक चार्ट बनाइए और ऐसा पूरे 15 दिन तक कीजिए। ऐसा पूरा 15 दिन तक 1 घंटे में रखिए इसको। उसके बाद आपको खुद को आदत पड़ जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका अवचेतन मन, उसमें इसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। जैसे मोबाइल में प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर में प्रोग्राम, वैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी और आप इसको आधे घंटे में ले आएंगे। 6 से 6:30 के बीच में मैंने ऐसा क्या कर डाला जो वर्दी था या जिसका कोई मोल ही नहीं था या जो बिल्कुल ही नथिंग था। 6:30 से 7, 7:30 तक फिर क्या किया मैंने, इस तरह आधे आधे घंटे पे आप अपने आप को बिल्कुल इस तरह बार बार उसको हम धोते हैं कपड़े को, कपड़े की मैल निकालने के लिए साबुन लगाते हैं, बार बार उसको पानी में निचोड़ते हैं तो वो एकदम उसका मैल धीरे 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 साफ होता जाता है। तो आपके सारे काम सबसे पहले नथिंग जो है वो नोटबंदी में आना शुरू हो जाएगा। आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका जो अभिमुखन है, जो आपका इधर मुड़ने का जो तरीका है, विन्यास आपके जीवन का, नथिंग से आप नोटबंदी की ओर आने शुरू हो जाओगे। और जो आपके नोटबंदी वर्क हैं वो वर्दी वर्क की ओर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ये एक तपस्या का रूप है, लेकिन मेरा ये दावा है यदि आप इसको 15 दिन तक कर लेते हैं और बाद में इसको आधा घंटा, 15 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट पर भी आ जाते हैं तो एक एक क्षण पर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। समय का बीज क्या है? समय का बीज है सेकंड। जो बच्चा सेकंड की परवाह नहीं करेगा, कल सेकंड उसकी परवाह नहीं करेगा। आज जो आप सेकंड की परवाह नहीं कर रहे हो, मिनट की परवाह तो होगी कहाँ, जब सेकंड की नहीं करोगे, घंटे की परवाह नहीं है, तो एक समय कैसा आएगा वो जो सेकंड था वो आपको मीडिया मेड कर देगा, आपके जीवन को, आपकी खुशियों को, आपके उत्थान को खत्म कर देगा। इसलिए यदि आप में साहस है इतना, ये साहस है आप में इतना, ये क्या है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें अपनी कमियों के सामने आना पड़ता है। बार बार आपको आत्मनिरीक्षण की ओर जाना पड़ता है, बार बार आपको अपने परीक्षण, स्वयं सेल्फ टेस्टिंग की ओर जाना पड़ता है। इसलिए ये मुश्किल है, असंभव नहीं है, लेकिन दी बेस्ट यदि आपको बनना है, यदि आपको दी बेस्ट बनना है तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं, क्योंकि इसका दरअसल नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आप एक ऊर्जा के स्वतंत्र स्रोत हैं, भगवान ने बनाया आपको ऊर्जा का गोला, ठीक है, लेकिन इससे ऊर्जा धीरे 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 निकल करके दूसरे रूपों में बदलती जा रही है। तो यदि आप इस ऊर्जा का अधिकतम उपयोग वर्दी वर्ग में करते हैं तो वो आपके जीवन को अधिक सुखी बनाए। मेरा आपको ये परामर्श है कि हम रिटर्न वर्क में ज़्यादातर हम उन्नति कार्य ज़्यादा करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, विशेष प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ आपसे विशेष प्रयास मांगता है ये मॉड्यूल। आप सुबह उठे, प्रत्येक घंटे पे अपना नज़र रखिए, अगले घंटे में फिर नज़र रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था। ये एक पूरा मॉड्यूल आपको देता है। तो अब तक आपको इसमें कोई शंका, मैंने कुछ गलत बता दिया हो आपको कि मैं आपको अपना विद्वानपना तो दिखाने आया नहीं ना। मुझे तो ये लगता है कि मेरे कुछ बताने से आप में से 3 या 4, 5 बच्चों के जीवन में भी कोई परिवर्तन आता है, तो आज के मेरे समय देने का ये पूरा हो जाता है, मकसद पूरा हो जाता है इनका। क्या आपको इसमें कोई शंका है? आपकी कोई ऐसी कोई अवधारणा आप जिससे जूझ रहे हैं इस समय, कोई ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए सहयोगी रही या इसने मेरी कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ा दी, ऐसी चीज़ें भी होती है ना।
तो आप उस पर अपने देखो। एक चाइनीज कहावत है, प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति 1 मिनट के लिए मूर्ख बनता है और नए प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति जीवन भर मूर्ख बनता है। ठीक है, इसलिए कक्षा में विनम्र शब्दों में बात पूछना सीखिए। कक्षा में मत झिझकिए भी, ये दूसरी सहेली मेरी क्या सोच रही है या ये मेरा मित्र क्या सोच रहा है। ये जो झिझक होती है, ये झिझक आदमी को जीवन भर अच्छे काम नहीं करने। इसलिए कक्षा में स्टूडेंट से कोई मार्गदर्शन लेना हो, बिल्कुल बेझिझक पूछिए, विनम्रता से पूछिए और बार बार पूछिए। कोई हंसेगा, मजाक उड़ाएगा, वो चीज़ याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे लोग उस मजाक को। आपके थोड़ी देर के लिए जो आपका अपमान हुआ समझ लो, आपके अहंकार को ठोस लगी समझ लो, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। लेकिन यदि आपको जीवन में असफल होना पड़ गया तो वो फिर बार बार आपको पीस दे, बार बार आपको बहुत कठिन मोड़ों पे बार बार आपको पीस देगी। जैसे कि एक चुभन होती है ना, लकड़ी की चुभन लग जाती है अपने बांस की, वो बार बार चुभती है। एक बार प्रश्न पूछने से एक बार मूर्ख कहलाता है, लेकिन प्रश्न न पूछने से सारा जीवन परेशान होता है। आपका कोई और सुझाव, कुछ और सुनना चाहें आप इसमें? जैसे नीट की छुट्टी आई हुई है, नीट की छुट्टी आई हुई है सर, तो हमें उसकी तैयारी करनी है और कॉलेज में आते नहीं बोला जाता है कि आपको कॉलेज में आना होता है, आते हैं पूरा टाइम आने जाने का होता है। तो इसमें बहुत अच्छा है, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। इससे कोई भी हमें अपनी क्षमताओं का बहुत कम पता होता है। आपने कोई स्टेशन पर कितने लोग गए हैं? रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर लोग गए हैं। वहाँ एक ये जो आपकी लोकल ट्रेन है वो तो बहुत देर खड़ी रहती है और उसमें कोई पूड़ी पाड़ी खाता भी नहीं है सीधी सी बात। उसमें अपने जैसे लोग होते हैं वो बस किराया बड़ी मुश्किल से जेब में लेके चलते हैं। पूड़ी कौन खाते हैं? जो एक्सप्रेस बहुत लंबी लंबी गाड़ियों में जिनको भूख लगी होती है और खाने की मजबूरी होती है वो पूड़ी खाते हैं। तो आप अपने आप को यहाँ पे एक पूड़ी वाला समझिए। एक ट्रेन सिर्फ उसका ठहराव 3 या 5 मिनट है एक जंक्शन पर, और एक पूड़ी वाला किस तरह व्यवस्था करता है, आपको गजब का अनुभव होगा। आप कभी उसको दोबारा देखिए या कोई पुरानी बात को याद करिए। वो देखिए एक तरफ पूरी बेल रहा है फटाफट और उसको यूं डाल रहा है, सब्जी डाल रहा है, पैसे भी दे रहा है, पैसे काट के भी दे रहा है। क्या नहीं कर रहा आप देखिए। क्यों? क्योंकि उसके पास वो 5 मिनट ही है, उसके पास वो 5 मिनट ही है। यदि उन 5 मिनटों में उसने कुछ कर दिया तब तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी ठंडी पूड़ियों को गिरता रहे बैठा इधर से इधर, है ना। तो उसमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहले उसने ट्रेन कब आ रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसकी वो पूरी जानकारी रखता है ना। उसके पास रेलवे से ज़्यादा सटीक जानकारी मिल जाएगी आपको। कौन सा डिब्बा कहाँ आके खड़ा होगा ये तक तो उसको पता होता है। ये उसके धंधे की जरूरत है। दूसरी बात, सीजन का टाइम है, कितना माल चाहिएगा इतना उसके दिमाग में पहले से होता है, कितना माल उसको उस दिन लग सकता है, इतनी तैयारी वो पहले रख के रखता है। लेकिन कुछ चीज़ तो ऐसी है कि उसे उसी 5 मिनट में ही करनी है। सारा कुछ ने बना के रख रखा है, सब कुछ रख रखा है भाई। यदि वो पूड़ी नहीं देगा तो ग्राहक चला गया, बिना पैसे के पूड़ी ले गया तो नुकसान, किसी का पैसा आपने रख लिया तो झगड़ा, आपने पैसा ज़्यादा दे दिया तो आपका नुकसान, है ना। तो कहने का मतलब एक बहुत ही साधारण पढ़ा लिखा वेंडर, पूड़ी वाले को वेंडर बोलते हैं, वो जब अपने 5 मिनट में इतना बड़ा प्रबंधन कर सकता है तो आपके पास समय की कमी नहीं है। आपको कॉलेज आने में यहाँ अपनी किताबें पास रखिए, आप अपने समय को घर पर ज़्यादा और ढंग से नियोजित कीजिए, लेकिन सारी चीज़ें ही जरूरी होती है। जैसे कि पूड़ी वाले ने पैसा लेना भी जरूरी, पैसा वापस देना भी जरूरी, सब्जी डालनी भी जरूरी, अचार डालना भी जरूरी, पूड़ी का गर्म होना भी जरूरी है ना। जब भी आपको समय के बारे में कोई दिक्कत आने लगे, आप एक स्टेशन पर एक पूड़ी वाला किस तरह अपने आप को मैनेज करता है, इसको जरूर थोड़ा सा गौर से देखिए।
क्योंकि 22 घंटे का समय बहुत होता है। आपको तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको टाइम मैनेजमेंट पे बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको इसकी जरूरत है। ये एक सूत्र दिया गया था, मैंने कहीं पढ़ा था, मेरा नहीं है, मैंने इसको देसी हिसाब से बनाने की कोशिश की है। अपना कुछ भी नहीं है संसार में, आपको ऐसे कैसे जाना होता है ऐसे आना, ठीक है। ये आपका एक दिन है, मान लिया सोमवार का एक दिन है ना, तो ये आपने 7 घंटे सोने में बिता दिए, ठीक है। यहाँ आपकी शुरुआत हुई, आपने 2 घंटे अपने लिए निजी जरूरतों के लिए तैयार होने के लिए, आपका नहाना धोना, पेश करना, कपड़ों की सफाई, व्यक्तिगत सफाई का काम, अपने आप को तैयार करने के लिए। ये आपकी स्कूलिंग हो गई। आप कहते हो टाइम बहुत लग जाता है, तो स्कूल में सर कितना टाइम लगता होगा? 7 घंटे थोड़ी लग जाते हैं, 5 घंटे। उसमें 2 घंटे मैंने आने जाने के, मान लिया अप डाउन करते हैं आप, 7 घंटे हो गए आपके। ये आपका 2 घंटे आपने अपने परिवार को दिए। कोई बहुत मजबूरी वाला परिवार है तो, ज़्यादातर परिवारों में आजकल ये माता पिता की, अनपढ़ माता पिता की भी कोशिश रहती है कि तुम पढ़ लो, तुम छोड़ो इसको, तुम छोड़ो इसको। मतलब मैंने कई माँ तो ऐसी देखी है कि 20 साल के बच्चे को मूंगफली तोड़ तोड़ के खिलाई जा रही है, मूंगफली तोड़ के खिला हो रही है, तोड़ने में इसका टाइम नहीं खराब हो जाएगा, तो बेटा पढ़ ले, है ना। अनपढ़ सास अपने बहू को कहती है कि तुम पढ़ ले बेटा, तुम नौकरी डाल जा, तुम पढ़ ले बस फटाफट। इसका मतलब क्या है कि ये फिर भी मैंने रोड किया आपको 2 घंटे। अब बेटा यहाँ से यहाँ जोड़ो, इसको कितना हो गया ये? 18 घंटे। ये 6 घंटे फिर भी कहाँ गए आपके? आपने कॉलेज दे दिया, सब कुछ दे दिया। ये आपका डायरेक्ट सर्कल है आपकी लाइफ का। ये जो 6 घंटे हैं ना, इस 6 घंटे को 2 बच्चे ढूंढ लेते हैं, 2 लड़कियां 2 लड़के इस 6 घंटे को ढूंढ लेंगे, वो जीवन में कामयाब हो जाएंगे। इसकी सबसे जो खराब बात है इस 6 घंटे की, वो क्या है? ये इकट्ठा नहीं मिलता है। कोई भी चीज़ का इकट्ठा होकर काम आ जाता है ना, जैसे 25 बीघे का खेत की खेती करनी हो, अलग तरह की खेती होगी, वही खेती 10 टुकड़ों में बटी हो तो खेती बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। ये जो 6 घंटे हैं, इसके साथ समस्या क्या है कि ये हमारे जीवन में बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड। ये इस सर्कल में इकट्ठे नहीं किए जा सकते। इकट्ठा हो तो आदमी किताब लेके बैठ के पढ़ लेगा। ये कहीं 15 मिनट, कहीं 5 मिनट, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30 मिनट, कहीं 10 मिनट के रूप में बिखरे हुए होते हैं पूरे दिन में। इसका उदाहरण देता हूँ। मान लिया सुबह सुबह नहाने की बड़ी भागदौड़ रहती है, सबको एक बाथरूम है, सामान्य घरों में एक बाथरूम होता है। आप अपने कपड़े कपड़े लेके तैयार हुए थे, इतने में देखा बड़ी बहन घुस गई बाथरूम, और बड़ी बहन जी क्या यूट्यूब खूब देखते हैं आजकल, तो 45 मिनट 1 घंटे की गई। वो तो वो शाहरुख खान वाला वो गीत शुरू कर देगी तो जयराम अब आप क्या करेंगे? आपने अपना एक लक्ष्य शुरू कर लिया था कि मुझे नहाना है ना। आपने तो एक टारगेट ले लिया था, आपका मानस भी बन गया मुझे नहाना है, आपने अपने कपड़े कपड़े भी तैयार कर लिए थे। ये वो इस कैटेगरी में आता है वो टाइम। आज सिस्टर 25 मिनट बाद बाथरूम से निकली, तब सवाल ये कि आपने क्या किया उस 25 मिनट में, आपने क्या किया? इसका मैं तो आपको मैं इसका टोटका बताता हूँ। इस समस्या का हल करने के लिए मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। आपको पिताजी ने कह दिया बस स्टैंड पे चले जाओ, आपके फूफा जी आ रहे हैं या आपके दादाजी आ रहे हैं, उनको लेके आ जाना, बूढ़े आदमी है, बस से है ना। उस बस की का कोई पंक्चर हो गया टायर, और वो कहीं खड़ी रहेगी। अब आप तो बस स्टैंड पे यूँ खड़े हैं, है ना। 2 बस 12:30 आनी थी, वो 1 बजे पहुंची। आपका 7 घंटा जीवन का गया। अब किया क्या जाए?
निराश, आप बस का पंक्चर तो आप ठीक करने नहीं जाएंगे। आप सिस्टर को जो बाथरूम में चलेगी नहाने के लिए तो उसको बाहर नहीं निकालेंगे, वो चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। अब इसका विकल्प क्या है? इसका एक बहुत बढ़िया टोटका बताता हूँ आपको, डोरा है एक तरह का। सबसे मुश्किल जो आपको सब्जेक्ट लगता है, सबसे बोरिंग, जिससे आपको बुखार आता है देखते, जैसे कई भाइयों को गणित में बड़ी छींक आने लग जाती है, अंग्रेजी के नाम पे छाछ हो जाती है, इनको एलर्जिक सब्जेक्ट बोलते हैं, एलर्जी रहती है कई सब्जेक्ट से आदमी को। तो ऐसे सब्जेक्ट को आप अनबने भाव से चाहे आप खुश नहीं हैं, आपका मन खुश नहीं है, फिर भी आप उसके नोट्स बनाएं। उदाहरण के रूप में मान लिया आप राजनीतिक व्यवस्था का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, कहीं दो देशों की राजनीतिक व्यवस्था कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना, तो आप उसको एक कागज पर उतार लीजिए और इतने इतने पुर्जे बना के रखिए अपने पास। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट लगता है, जिसको पढ़ने में आपको छींकें आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है जल्दी, उनकी किताब से नकल कर लीजिए छोटे छोटे पुर्जे, और वो हरदम आपके पास है। बस स्टैंड पे खड़े हो, मेरा दावा है कि वो सब्जेक्ट आपका सबसे पसंदीदा बन जाए, क्योंकि उस समय आपका दिमाग उसको लेने के लिए उसको पता नहीं है, दिमाग को भी तुझे ये देने जा रहा है। दिमाग तो आपका कहाँ खड़ा है? बस स्टैंड पर आपके दादाजी के इंतजार में, लेकिन आप उसे पुर्जा बनाना शुरू कर देते हैं। तो दिमाग क्या भोला बहुत होता है, दिमाग को ढाला जा सकता है, भरमाया जा सकता है आदमी के दिमाग को। आदमी के दिमाग को भरमा करके तो लोगों की जान ले लेते हैं ना। सीआरपीएफ के वो कितने जवान मरे थे, किसने मारे? किसी का दिमाग तो खराब किया गया, सबसे पहले दिमाग ही खराब किया गया ना। इसलिए आपके दिमाग के मालिक आप हो, आप उसको नियंत्रित करना सीखिए। तो वो जो पुर्जा सिस्टम है ना, हरदम आपकी जेब में 5-4 ऐसे कागज होने चाहिए। ये इस समय का सबसे सदुपयोग है, शानदार सदुपयोग है इस चीज़ का। और मेरा दावा है कि वो सब्जेक्ट आपके लिए विशेष रूप से रुचिकारक बन जाएगा। एक फायदा हो गया कि सबसे पहले तो 10% तो आपने उसको कब सीख लिया? जब आप उसको लिखने लगे, क्योंकि उससे पहले आप उसके पास जाना ही नहीं चाहते थे, उससे पहले आप उसके पास नहीं जाना चाहते थे। और जब आपने लिख लिया तो उसके लिए दिमाग थोड़ा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने 1 बार, 3 बार, 5 बार उस पर्ची को पढ़ा, जब तक वो फट नहीं जाए ना तब उसको पढ़ते ही रहो। तो ये इस समय का सबसे अच्छा सदुपयोग है। क्या बेटा आपके सवाल का उत्तर मिला कुछ आपको? जब भी आपको लगे कि मैं समय मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप रेलवे पर एक पूड़ी बेचने वाले व्यक्ति की एक्सप्रेस गाड़ी के आने के समय की कल्पना कीजिए। यदि वो एक कम पढ़ा लिखा आदमी अपने समय को इस तरह प्रबंधित कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है समय का, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट रिपीट कर दूं मैं। आज क्या क्या बात हुई है? यस सर। आज अपनी बात हुई थी निर्णय को लेकर। मैंने आपको बताया कि भाग्य और सफलता असफलता बाद की चीजें हैं। जो निर्णय आज हम करते हैं वही बाद में आगे जाकर हमारा भाग्य बनता है और सफलता और असफलता के रूप में समाज को दिखता है। ठीक है, इस बात पर सहमत हो आप लोग? उसके बाद मैंने बताया कि निर्णय सही कैसे लिया जाए। निर्णय सही के लिए हमने आपको बताया कि एक आदमी इस वेस्ट से चल के ईस्ट की ओर जाता है, यदि उसकी दिशा वो अपनी बिल्कुल सही रखता है तो उसको निश्चित सफलता मिलती है। मामूली सा डाइवर्जन हो जाता है, मामूली सा भी थोड़ा सा भी फर्क हो जाता है, तो इस चीज को देखिए आप, ये दिशा देखिए आप, जस्ट इधर है और ये दिशा इधर है, ये आगे जाके कहाँ पहुंचती है? इस दिशा को अपने कोई लंबी रस्सी लेकर जोड़ते जाते हैं ऐसे मारते। इसके परिणाम से इसका परिणाम तो कितना फर्क, मैंने ये चीज समझाई आप। और तीसरा उदाहरण मैं लिया इससे आप, इसमें तो कितना ही गजब हो गया ना, गजब भयो राम है ना। यहाँ तो कमाल ही हो गया, यहाँ वाले आदमी को छूट है थोड़ी बहुत समझ नहीं,
तो हमें इस पर रहना है, अपने आप को प्रत्येक क्षण चेक करना है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। रेलवे में एक सिस्टम होता है, रेलवे में नींद, वो ड्राइवर तो अपने जैसा ही होता है ना, उसको नींद आए तो पता है क्या हो जाएगी। उसके लिए क्या होता है, उसके पैर के नीचे एक लीवर लगा होता है गियर टाइप, उसको एक निश्चित अवधि है रेलवे की, उसके बाद उसको दबाना होता है ताकि वो सोए। और वो कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है, और यदि उसमें थोड़ा सा ही फर्क आ जाता है दबाने में, तो उसके पास तुरंत वायरलेस पे मैसेज आ जाता है ड्राइवर के पास, ड्राइवर को चेक करने के लिए उसकी नींद नहीं आ रही। समझे आप रेलवे कैसे सुरक्षित रहती है। एक रात को, इतनी ठंडी रात में ड्राइवर को भी नींद आ ही सकती है, उसके ऊपर कोई लकड़ी थोड़ी खड़ा है, गाड़ी उसको भी आते शरीर की तरह ठंड लगती है, लेकिन व्यवस्थाएं की गई है, लीवर दबाना पड़ता है उसको बार बार हर अंतराल के बाद। और उसका एक ऑटोमेटिक चार्ट बनता है वहाँ पर कंट्रोल रूम में लोग बैठे होते हैं, वो उसको देखते हैं कि क्या वो चार्ट चल रहेगा, उसमें थोड़ा सा फर्क आते ही तुरंत वायरलेस से उसके पास मैसेज आता है ड्राइवर और गार्ड दोनों के पास कि वो ब्रेक दबा क्यों नहीं भाई, क्या बात है। तो आप अपने आप को इस लाइन पे रखिए। भटकाव तो कहीं से हो सकता है, कोई आदमी यहाँ से भटक गया, कोई यहाँ जाके भटक गया, कोई यहाँ जाके भी भटक गया, हिसार के पास बाढ़ समुद्र के बाद आगे भटक गया, क्या पता लगता है। इसलिए चाबुक की तरह जैसे घोड़े को उसकी नस जो है वो कंट्रोल रखती है, वैसे ही अपने आप जब आप सीधा अपने आप को रखोगे तो सफलता आपका यहाँ वेट करेगी। सफलता कहाँ खड़ी है, वो हिसार के रूप में खड़ी है। आप भादरा से चले हो, सफलता कहाँ खड़ी है, बेचारी हिसार में खड़ी है, और आप भटक के कहीं सिवानी या पता नहीं कहाँ पहुँच गए, तो सफलता तो आपका वेट करके चली गई है ना। ये हमने बताया था आपका कंट्रोल ऑफ योर डायरेक्शन, आपकी दिशा पर किस तरह नियंत्रण रहता है, इस बात के लिए मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने बताया कि चलो, फिर हमने कामों को 3 हिस्सों में बांटा, नोट वर्दी, नोट वर्दी और नथिंग। उसके परिणाम आपको बताया कि जो वर्दी वर्क करेंगे वो कंप्लीट सफलता प्राप्त करेंगे, जो आधे अधूरे मन से प्रयास करेंगे या समय को ज़्यादा खराब करेंगे वो किसी काम चलाओ की सफलता, और जो नथिंग में उलझे रहेंगे वो राम की भरोसे हो। आगे हमने बताया कि आखिर चलो कुछ हो गया होगा, हमारे से गलतियां हो गई, गलत निर्णय हो गए, संगति खराब हो गई और कुछ हो गया, तो फिर क्या करें। वो ये करें कि आज से हम अपने पूरे अतीत को पत्थर के नीचे दबा देते हैं और आज स्वीकार कर लेते हैं कि आज तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीरो हूं। और उसके बाद जीरो से हम गुड पे जाएंगे, गुड पे हम वेरी गुड पर जाएंगे, वेरी गुड से हम बेटर पर जाएंगे, बेटर से हम दी बेस्ट पर जाएंगे। दी बेस्ट को समझाने के लिए मैंने आपको घड़े का उदाहरण दिया। कोई भी घड़ा हम केवल भावना के आधार पर नहीं खरीद सकते, उसी तरह समाज आपको केवल भावना, रंग, आपका नाम, जाति देख के आपको नौकरी नहीं देगा। समाज में आपको दी बेस्ट बनना पड़ेगा, तब जाके आपको कामयाब होना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। पेठे का उदाहरण मैंने दिया आपको, ये आपके लिए परीक्षाओं का पैटर्न नहीं बदला जा सकता, आपको उसके बराबर काट छांट के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम आए कि आपको क्या प्रैक्टिकल उपाय करने हैं। आप 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 अपने प्रत्येक सेकंड पर इस तरह आदत डालिए। घंटे से शुरू कीजिए, इस घंटे मैंने कहाँ समय खराब हो गया मेरा, फिर आधे घंटे पे आ जाइए, आधा घंटा मेरा कहाँ वेस्ट हो गया, 10 मिनट मेरे कहाँ वेस्ट हो गए। इस तरह आप समय की बर्बादी को रोक पाएंगे और एक दिन बिल्कुल फिल्टर होकर के साफ सुथरा एकदम निचुड़ करके आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व एकदम साफ सुथरा हो जाएगा और आप सिर्फ वर्दी वर्क की सोचेंगे, वर्दी की करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा बताया है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया कि जो 6 घंटे जीवन के हैं आपकी, ये पूरे जो आपके नींद के अलावा के जो 17 घंटे होते हैं हमारे, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बिखरे होते हैं। तो ये बहुत गजब के फूल हैं, आप इनको इकट्ठा कीजिए, आपके जीवन में खुशबू भर देंगे। इसके लिए टोटका प्रणाली बता दिया आपको। सबसे मुश्किल विषय जो है, उस विषय का निचोड़
आप अपनी हमेशा अपनी किताब में रखिए, अपनी अपनी पर्ची जेब में रखिए, उसको बार बार देखिए, वो सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल आसान है। अब एक और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों, मैंने मेरे जीवन की जो एक बहुत बड़ी भूल मैं आपको बताता हूँ। मेरे समय में फिल्में देखने पर बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। फिल्में देखना कोई बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। जब पता लग जाता था कि ये लड़का फिल्म में जाता है तो उसके बारे में एक और ही तरह की चर्चा हो जाती है। आजकल तो सारी घालमेल हो गई, बाप बेटा बेटी सभी साथ देख दाख लेते हैं। वो ज़माना ऐसा था। शोले फिल्म बहुत मशहूर फिल्म थी उस समय की, गब्बर सिंह छाया हुआ था वहाँ पर सब जगह। तो मैंने पहली बार मेरे जीवन में मेरे पिता की मर्यादा तोड़ी। मैं मेरे पिता का बहुत आज्ञाकारी बच्चा था, लेकिन शोले के उस गब्बर सिंह ने तोड़वा दी वो मर्यादा। हमने मारी गप, हमने कहा ये फलानी किताब लानी है, ये लानी है उस किताब में से ठगी की किताब मान लिया 15 रुपये की थी उस समय, तो 3 रुपये टिकट लगते तो पिताजी को 20 की बताई। अपने माँ बाप से झूठ बोली और वहाँ पहुँच गई, सिनेमाघर पहुँच गई। सिनेमाघर वो फिल्म इतनी दिमाग पे चढ़ गई कि अपने पिता से 3 बार झूठ बोला एक ही फिल्म के लिए। अलग हर बार एक कहानी घड़ी। जब आपके जीवन में झूठ प्रवेश कर जाता है एक बार आप कलंकित हो जाते हैं अपनी आत्मा से, तो बार बार आप फिर झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। इसलिए साफ सुथरा जीवन जिए। तो मुझे अफसोस, मैं कहना क्यों चाहता था इस बात को, आज मुझे उस चीज़ का इतना अफसोस है। मैंने अपने पिता की जो इतना मुश्किल से मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने उनका मर्यादा उल्लंघन क्यों किया? जबकि आज वही शोले 3D में उपलब्ध है और उसे मुझे देखने के लिए मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पैसा, मोबाइल, साधन सब हैं। लेकिन मैंने उस समय क्यों किया ये, जबकि वो चीज़ ज़्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आ रही है। मैंने आपको ये बात इसलिए कही है बच्चों कि ये कुछ चीज़ें आपको बार बार दोबारा मिल सकती हैं। ये चीज़ें बार बार आपको जीवन में मिल जाएंगी। आज अपने व्हाट्सएप पे और जो तरह तरह के सोशल मीडिया पे दीवानगी दिखाते हैं ना, ये चीज़ें किसी और बहुत खूबसूरत रूप में आपके सामने आ सकती हैं। लेकिन आपने जो समय खराब किया, आज तो आपका समय खराब हो रहा है। जो आपको दी बेस्ट होने के लिए मना करता है, दी बेस्ट होने में जो सबसे बड़ा बाधक है, ऐसा कोई भी काम मत कीजिए आप जो आपको दी बेस्ट होने में 30 वर्ष की उम्र में एक बहुत ही मजबूत और सुंदर नागरिक बनने में बाधा बनता है। सीधी सी परिभाषा इसकी ये है कि कौन सा काम अपने को नहीं करना है जो आपको आज से 30 वर्ष, जब आप 30 वर्ष के होंगे, उस 30 वर्ष में आपको एक मजबूत नागरिक, एक घर का परिवार का मजबूत सदस्य बनने से जो रोकता है, ऐसा कोई भी काम अपने को नहीं करना। उसको टालने का तरीका क्या है कि निर्णय पर जल्दी से मत पहुंचिए। आप फेसबुक खोल लिया, आपने व्हाट्सएप खोल लिया, बंद कर दीजिए उसको दोबारा से, फिर बंद कर दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। शरीर से अपने आप एक सकारात्मक ऊर्जा निकलने लग जाएगी और आपका मन उधर नहीं जाएगा। आपने पहली बार में अपने मन की बात मान ली तो फिर आपका बनता धार है। तो ठीक है बच्चों, इसमें आपको कोई ऐसी बात आपको तो बुरी लग गई हो, उसके लिए